नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लिया था। तो इस वीडियो में, बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड कि एक और बार फिर से पढ़ा दीजिए, हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स को थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं। बॉन्ड पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है। नाउ द इक्विलिब्रियम सबसे पहला होता है। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स जो तुम्हारे बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स। एक सेकंड, बहुत कुछ चल रहा है। ओके, सो किस तरह से हम लोग एक बॉन्ड को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, वो हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला आता है बॉन्ड लेंथ। ओके, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। नाउ इस बॉन्ड की कोई लेंथ होगी, है ना। दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ होगा, क्लोरीन का भी, फ्लोरीन का भी, इन सभी मॉलिक्यूल्स का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा बॉन्ड लेंथ। The equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms and molecule is called the bond length. It is a measure of the spectroscopic X-ray diffraction and electron diffraction techniques. हाँ, क्योंकि हम लोग एक स्केल का इस्तेमाल करके तो हम लोग उस लेवल पे जा नहीं सकते, तो we use something that is smaller than the length. ठीक है। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, एक्सरे जो होता है तुम्हारा, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दो अलग अलग रेस को हम लोग डालते हैं, और दो अलग अलग रेस के थ्रू हम लोग एक एक छोटा सा एक जो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसके थ्रू हम लोग एक डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं कि कितना हो सकता है बीच में। और जो बॉन्ड लेंथ होता है यूजुअली हमारा दो यूनिट्स में निकल के आता है, एक है एंगस्ट्रॉम और एक है पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 और पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर -12। ठीक है। नाउ अगला यहाँ पे, सो इट इज मेजर्ड एज द रेडियस ऑफ द एटॉमिक कोर विच इज इन कांटेक्ट। तो हमें पता है कि हमारे पास दो अलग अलग एटम्स जो है हमारे बॉन्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दोनों के जो आउटर जो शेल्स होते हैं वो एक दूसरे को एक तरह से टच करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इट्स लाइक टू बॉल्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इन दोनों के दोनों एटम्स जो है, इनके बीच में तुम्हारा जो बॉन्ड लेंथ होगा दोनों के रेडियस के बराबर होगा। अगर एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है तुम्हारे पास, और ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो एटम के रेडियस ए प्लस रेडियस बी ऑफ एटम बी, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द overall distance between the two atoms, है ना। It is measured as the radius of an atom's core which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation. It is a covalent bond. एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है तुम्हारे पास, ठीक है। नाउ इन द कोवेलेंट बॉन्ड the contribution from each atom is called the covalent radius. It is equal to the half the distance between the two atoms similar combined together by a covalent bond. Now covalent radius हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, दो सिमिलर एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे अलग अलग एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, वी एक्चुअली टेक देयर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड देन वी डिवाइड इट बाय टू टू गेट द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है। क्योंकि अगर तुम कोई और एटम का इस्तेमाल करोगे, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का इस्तेमाल किया, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया, इज दैट डिस्टेंस आइदर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन? नहीं, है ना। हाइड्रोजन से बहुत बड़ा होगा, क्लोरीन से बहुत छोटा होगा। ठीक है। सो हमेशा दो लाइक एटम्स के बीच के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको मेजर करके उसको जैसे ही आधा कर दिया, you will get the atomic radius or the covalent radius. It is equal to the radius of the distance between the two similar atoms combined together by a covalent bond in the same molecule. Bond length is equal to Ra plus Rb होता है, तो covalent radius क्या हो जाएगा, Ra is equal to Rb is equal to D upon 2, जब तुम्हारा Ra Rb के बराबर। ठीक है। इफ Ra is equal to Rb then the radius becomes D by 2। ये दूसरे पॉइंट को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा है। Here Ra and Rb are the covalent radius of two atoms A and B respectively. Now next comes the van der Waals radius. Van der Waals radius represents the overall size of the atom. ठीक है, कितना बड़ा तुम्हारा एटम हो सकता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है
ठीक है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस तुम्हारा कवर हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा कौन सा, वैंडरवाल्स रेडियस। ठीक है। नाउ in it is equal to half the distance between two similar atoms in a separate molecule in a solid. Covalent and van der Waals radii of chlorine are shown in figure. Now यहाँ पे देखो, तुम्हारे दो क्लोरीन के बीच, यहाँ पे this is called the covalent radius because this is called the bond length. क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ है, दिस बिकम्स द कोवेलेंट रेडियस। नाउ दिस इज द वैन डर वाल्स लेंथ, है ना, ये वैन डर वाल्स बॉन्ड का तुम्हारा क्या बोलते हैं अमाउंट है, और इसको अगर तुम आधा कर दोगे देन व्हाट हैपेंस, दीज टू बिकम द वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है। वैन डर वाल्स रेडियस तुम्हारा क्या करता है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रेडियस ऑफ एन एटम को डिफाइन करने की कोशिश करता है। कोवेलेंट रेडियस के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ओवरलैप होने के कारण द एटम एक्चुअली बिकम्स स्मॉलर, ऐसे करके। ठीक है, बीच का थोड़ा बहुत रीजन तुम्हारा हट जाता है, मगर वैन डर वाल्स रेडियस के अंदर ऐसा नहीं होता है। वैन डर वाल्स रेडियस के अंदर द एब्सोल्यूट एक्सटेंट ऑफ एन एटम, कितना उसका मैक्सिमम रेडियस हो सकता है, वो मेजर होता है। सो इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या मेरे को बता सकते हो कौन बड़ा है, कोवेलेंट रेडियस बड़ा है कि वैन डर वाल्स रेडियस बड़ा है? वैन डर वाल्स रेडियस बड़ा है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं तुम्हारे बॉन्ड को। ठीक है, इस बॉन्ड लेंथ को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? सबसे पहला आता है तुम्हारे साइज ऑफ द एटम्स दैट आर इन कांटेक्ट। जो तुम्हारे एटम्स आ रहे हैं, अगर छोटे छोटे एटम्स, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन आ गए, उनका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होगा, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मगर अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन Br2 बनाने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़े हैं, so as the size of the atom that is making the bond increases, the bond length also increases. समझ में आ गया? The bond length increases with the increase in the size of the atoms. ठीक है। now कार्बन, कार्बन सबसे छोटा होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन थोड़ा बड़ा होगा, और उसके बाद तुम्हारा जर्मेनियम, जर्मेनियम और ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। हाँ, नाउ कहां सी गए, ऑल ऑफ दीज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कितने हाथ बने हैं तुम्हारे, दैट इज हाउ मेनी मल्टीपल बॉन्ड्स डू यू हैव बिटवीन टू एटम्स। अगर सिर्फ एक हाथ है, दैट इज इफ यू ओनली हैव वन बॉन्ड, तो उस वन बॉन्ड के लिए क्या होगा, तुम्हारा उतना ज्यादा क्या बोलते हैं छोटा नहीं होगा, द बॉन्ड लेंथ विल बी वेरी वेरी लार्ज। मगर अगर डबल बॉन्ड हो गया तो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ज्यादा तुम्हारा कम हो जाएगा। So as the multiplicity of bonds increases between the two atoms, दो atoms के बीच में bonds का जो multiplicity है अगर तुम्हारा बढ़ रहा है, then you automatically get what? You automatically get a shorter bond length. हाँ, देख खुद सोच के देखो ना, तुमने एक हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, दो लोग दूसरे हाथ से पकड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर आओ, खड़े हो यहाँ पे, जस्ट यहीं पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ, जैसे हम लोगों ने ऐसे पकड़ के रखा है। राइट नाउ हमारा बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है। अब एक काम करो, दो हाथ से पकड़ने की कोशिश करो, क्या हमारा डिस्टेंस कम हुआ? एक्चुअली कम हुआ ना। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता है, जैसे ही दो हाथ पकड़ा, आई हैव टू कम क्लोजर, हमारा बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो गया। समझ में आ गया? सो इस तरह से जितने ज्यादा हाथों से तुम पकड़ के रखोगे, उतना ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। See, multiple bonds are formed due to the overlap of the pi pi orbital. pp orbital जो होता है, उसके overlap के कारण तुम्हारा देखने को मिलता है। Now, जितना ज्यादा overlap होगा, उतना ज्यादा करीब आना पड़ेगा तुम्हारे atoms। समझ में आ गया? More overlap, more they have to come closer to each other. Next, अगला। नाउ there is something known as hybridization. Hybridization क्या होता है पता है? हाँ, हम लोगों ने सीखा है there are atomic orbitals called s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, है ना? s, p, d, f के बारे में हम लोगों ने जाना है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हाँ, तुम्हारा जो s ऑर्बिटल है वो क्या करता है, s ऑर्बिटल अकेला अपना बॉन्ड बना सकता है, p ऑर्बिटल अकेला अपना बॉन्ड नहीं। ठीक है ना, यहां पे इसको समझने की कोशिश करो। जो तुम्हारा एस और पी जो होते हैं, दे अपने आप अलग से जाके बॉन्ड नहीं बनाते, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। दैट इज, एक ही एटम के अंदर तुम्हारे पास चार अलग अलग ऑर्बिटल्स मौजूद है।
ठीक है, यू हैव 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। नाउ इन चारों के चारों अलग-अलग ऑर्बिटल्स में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? तुम्हें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दे आर नॉट independently or overlap, they are overlapping because of क्या बोलते हैं, एक खुद से एक नया ऑर्बिटल बना के ओवरलैप कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक काम करते हैं, एक फुल स्टॉप मारते हैं। वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस जब हम लोग वैलेंस बैंड थ्योरी करना शुरू करेंगे, उसमें ज्यादा समझ लेंगे। अभी क्यों समझना है इतनी जल्दी से? नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा जितना ज्यादा पी कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, हाँ अभी के लिए इस वर्ड को याद रखो, जितना ज्यादा तुम्हारा पी कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। बस इसको अभी के लिए याद रखो, फ्यूचर में तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। जितना ज्यादा पी कैरेक्टर बढ़ता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एस पी, एक एस और एक पी मिले तो दोनों के पास 50-50 मेजोरिटी है ना, कोई भी मेजोरिटी नहीं है, दोनों के पास सेम अमाउंट है, 50-50 स्टेक है। sp2 के अंदर क्या होता है, एक s और दो p, 33-33% हो गया, 33-66-99। अगर तुम्हारे पास एक s और तीन p है, तब क्या हो रहा है, 25-25-25-25। s कैरेक्टर घटता जा रहा है। s कैरेक्टर जब sp हो था तुम्हारे पास 50% था, जब सिर्फ s था 100% था, मगर उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे। sp बनाते वक्त वो 50% हो गया, फिर 33% हो गया, फिर 25% हो गया। s का जो कैरेक्टर है वो कम होते जा रहा है, s का जो तुम्हारा अमाउंट है वो कम होते जा रहा है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर तुम्हारा घटेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। समझ में आ गया? जितना ज्यादा s कैरेक्टर घटता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे बीबीटी में। नाउ अब अगला आता है हमारा बॉन्ड एंगल। नाउ व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल? नाउ बॉन्ड एंगल होता है द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स मान लो तुम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल में क्या होता है, दो अलग अलग बॉन्ड्स साइड्स है तुम्हारे पास, which are held together by one single vertex, है ना। उसी तरह से दो अलग अलग बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं हमारा बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। It is expressed in degrees which can be experimentally determined by spectroscopic method. Again, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, इन सबको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, इन सब के थ्रू ही हम लोग करते हैं। नाउ अगला, bond angle gives some idea about the distribution of orbitals around the central atom in a molecule and hence it helps in determining the shape of the molecule, किस तरह से तुम्हारा अरेंज्ड है। फॉर तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट्स नॉट अ टू डायमेंशनल डायग्राम एनीमोर। मैं बताने की कोशिश कर रहा था, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितने एटम्स का मॉलिक्यूल है, तीन एटम्स का मॉलिक्यूल है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है, बिल्कुल सीधा, कार्बन यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे। मगर पानी, पानी के आपके पास कितने एटम्स है, तीन। मगर पानी ऐसा है, पानी के बीच के जो दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच का जो एंगल है, इट इज नॉट 180 डिग्री, 180 डिग्री से थोड़ा कम हो गया है। ये क्यों हुआ? बॉन्ड एंगल तुम्हारा एक इसका एक रीजन निकाल के देता है, बोलता है कि अच्छा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, दैट इज चार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, अपनी जगह बनाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, झुका दिए इसको। तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्या बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन बैठता है तो क्या करता है वो, हाँ बगल के दो लोगों को वो थोड़ा बहुत स्पेस ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस चाहिए होता है तो वो एक दूसरे को करके बाहर थोड़ा पुश कर देते हैं एक दूसरे की तरफ। स्पेस की बात नहीं है, इट्स अबाउट वो रिपल्शन। अभी तुम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जैसी हम लोग पढ़ेंगे ना, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनके बीच में रिपल्शन कैसे होता है, उसके कारण क्या शेप बनता है, दैट इज वेस्पर थ्योरी। समझ में आ गया, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाउ it also gives some idea about the lone pair of electrons, as more the number of lone pair of electrons, lesser is the bond angle.
ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारा झुक जाएगा, है ना। हाथ झुकेगा नहीं बोलते ना, मगर इलेक्ट्रॉन्स के कारण हाथ झुकने लग जाता है तुम्हारा। ठीक है, सो बॉन्ड एंगल तुम्हारा उतना ही ज्यादा कम होते रहेगा। नेक्स्ट, for example, HCH bond angle in CH4, HNH bond angle in NH3, HOH bond angle in H2O and FBF bond angle in BF3 are shown in figure. So यहाँ पे तुम्हारा जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, इट इज, यहाँ पे मैं लिख बना देता हूं, आई नो दिस पेज इज बैक। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, इट्स अ टेट्राहेड्रल डायग्राम। ठीक है, इट शुड लुक समवॉट लाइक दिस, मगर मैंने अभी तक बनाया नहीं है। टेट्राहेड्रल डायग्राम होता है तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ टेट्राहेड्रल डायग्राम के हमें अंदर क्या देखने को मिलता है, हर एक बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, 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 सभी के सभी एंगल्स दो बॉन्ड्स के बीच में हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, यू गेट द सेम बॉन्ड एंगल इन ऑल ऑफ देम, 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। समझ में आ गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की ये खासियत होती है। अगला, तुम्हारे पास यहाँ पे अमोनिया जो होता है, अमोनिया का शेप तुम्हारा एक पिरामिड शेप का होता है। ठीक है, इट्स अ पिरामिड शेप। यहाँ पे एन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, इट्स लाइक अ पिरामिड। ठीक है, तीन नीचे ट्रायंगुलर बेस वाला एक पिरामिड है तुम्हारे पास। अगला, जो H2O मॉलिक्यूल है, ये लिटरली बेंड शेप कहलाता है, दैट इज, ये लीनियर होना चाहिए था, बेंट हो गया। और आखिरी में तुम्हारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यू गेट टू हैव दिस ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ नोट, इफ देयर आर फोर बॉन्डिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, डोमेन्स नहीं, बॉन्डिंग क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, बॉन्डिंग डोमेन, अच्छा, बॉन्डिंग डोमेन्स ऑफ द बॉन्ड एंगल इज 109 degrees 28 minutes, but if one of that contains a lone pair of electron, तो तुम्हारा it will be less than 109 degrees 28 minutes। इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, अगला, the various factors that affect the bond angle are as follows. The bond angle is declared when it is x कैरेक्टर तुम्हारा डिक्रीज करता है, तब क्या होता है, बॉन्ड एंगल तुम्हारा कम होने लगता है। नाउ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में दो अलग अलग चीजें मैंने बोली है। एस कैरेक्टर जब तुम्हारा घटता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। एस कैरेक्टर जब तुम्हारा घटता है, बॉन्ड एंगल घटता है। ठीक है, सो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर घट रहा है, उतना ही तुम्हारा बॉन्ड एंगल कम होते जा रहा है। नाउ, बॉन्ड एंगल इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होता है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। Now, predict all the bond angles in CH3Cl. CH3Cl जो होता है, वो क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन है। इट्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स याद करके रखना है तुम लोग को। ठीक है, अगला, तुम्हारे पास क्या है, CH2, CH2Cl, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। इट इज लिटरली फॉर्मिंग अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, ये कार्बन दो अलग अलग हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा ये कार्बन दो अलग अलग हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे तुम्हारे दोनों के दोनों कार्बन जो है, दे आर हैविंग अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। सभी के सभी बॉन्ड एंगल्स 120 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर सभी के सभी बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के बराबर होते हैं। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of a bond of a particular type between two atoms in the gaseous state। गैसियस स्टेट में ले जाके तोड़ने के लिए तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलोजूल्स पर मोल। द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 435.8 kilojoules per mole। दैट मींस इतने ज्यादा एनर्जी की जरूरत है एक मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल को दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इतने एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड एंगल। खुद सोच के देखो,
अगर पुराने जमाने की फेविकॉल का ऐड याद है, जहां पे वो लोग क्या करते थे, बीच में एक बॉल रखते थे और उसको फेविकॉल से चिपका के रखा था उन्होंने, और यहाँ से गाड़ी तुम्हारी जा रही है, और वो बोलते थे कि अच्छा, यहाँ पे दो अलग अलग गाड़ियां तुम्हारी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब भी तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट को कुछ हो नहीं रहा है, फेविकॉल की ताकत देखो। समझ में आ गया? सो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? हाँ, जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी उतना ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 N2 and HCl, ठीक है, the bond enthalpies are equal to their dissociation enthalpies and hence have fixed values। क्योंकि इन सभी के सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक ही बॉन्ड है तुम्हारा, है ना, मतलब देयर मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, मगर उसको हम लोग एक ही बॉन्ड की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर होती है। बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट यहां पे, ठीक है, a particular type of bond is present in different molecules, OH bond in OH or CH3OH bond, or even in the same molecule 4CH bond in CH4 do not possess the same enthalpy। अगर डायटोमिक के बाद अगर कोई भी मॉलिक्यूल आता है तुम्हारा, हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक बॉन्ड जो है सेम एनर्जी का होगा। ठीक है, सो hence the bond enthalpies are usually the average value and are called the mean bond enthalpy। फॉर एग्जाम्पल इन H2O, पहले O और H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें कितने एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, 502 किलोजूल्स पर मोल, एंड द सेकेंड बॉन्ड एंथैल्पी में तुम्हारा कम हो गया, दैट इज 427 किलोजूल्स पर मोल। सो पहले दो बॉन्ड थे H2O के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दो बॉन्ड थे, दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स थे और दो अलग अलग बॉन्ड्स बन रहे थे। पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए 500 के आसपास समथिंग लगा तुम्हारा एनर्जी लेवल, और दूसरे को तोड़ने के लिए 430 के आसपास तुम्हारा एनर्जी लेवल लग रहा है ना। अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हें देखने को मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द बॉन्ड एंथैल्पी जो है तुम्हारे पास, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, दोनों के दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का एवरेज। समझ में आ गया? द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी विल बी दिस मच। ठीक है, दो अलग अलग बॉन्ड्स का जो एंथैल्पी है तोड़ने का, अगर अलग अलग दे रखा है तुम्हें, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना पड़ता है, विच इज नथिंग बट सभी को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय द नंबर कर दो, तुम्हें वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, now, as more detailed study of bond enthalpy will give in chapter 5, several factors that affect the bond enthalpy are। सबसे पहली चीज क्या है, हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कब होगी, when will the bond enthalpy be strong? बॉन्ड लेंथ अगर छोटा हुआ तो। कभी सोच के देखा है, कभी तुमने भी किया होगा, एक बड़े से लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है, मगर एक छोटी सी डंडी को तोड़ने के लिए क्योंकि ग्रिप ही नहीं मिलता तुम्हें, तोड़ना मुश्किल हो जाता है ना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ स्मॉलर स्टिक। बड़ा सा पेंसिल तुम्हारे पास है, तोड़ के आधा करके दे सकते हो, छोटे से पेंसिल के साथ कर सकते हो तुम नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी टू एक्चुअली ब्रेक इट। नाउ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, जितना ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और डबल बॉन्ड में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगला, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, greater the number of lone pair of electrons present on the bonded atom, greater is the repulsion between the atoms and hence lesser is the bond dissociation enthalpy। now यहां पे देखो, तुम्हारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तुम्हारा जो, देखो H2O, H2 का एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर वाले, है ना, जो किसी भी बॉन्ड में काम नहीं करते, और दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ उसने बॉन्ड बना के रखा हुआ है, दैट इज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको वो धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिपेलिंग दिस बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और रिपेल करने के कारण क्या कर रहा है, क्या कर रहा है,
बॉन्ड लेंथ को बड़ा कर दे रहा है। बॉन्ड एंगल तो छोटी हो रही है, मगर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ, क्यों? क्योंकि बड़े पेंसिल को तोड़ना आसान होता है, छोटे पेंसिल को तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, lone pair of electrons repelled the electrons that were present in the bonded pair, bond ये जो अलग अलग ये थे उनमें जो मौजूद थे उसको क्या करे, वो धीरे 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 रिपेल करना शुरू किया। बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड लेंथ तुम्हारा बढ़ा, देयरफॉर तोड़ना आसान हो गया। समझ में आ गया? सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आते हैं वैसे ही क्या होता है, मुश्किलें खड़ी हो जाती है। अगला, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे इस हाथ ने इस हाथ को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ओवरलैप बिल्कुल कम है, एक झटका दे दूंगा ये क्या होता है, टूट जाएगा। दो उंगलियों से पकड़ के रखा है, एक झटका दूंगा नहीं, मगर थोड़ा एफर्ट न मारने पर ये भी टूट जाएगा। तीन उंगलियां दे रखी है मैंने, मैं क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स, ये मेरा लेफ्ट वाला ऑर्बिटल, ये मेरा राइट वाला ऑर्बिटल, ये जितना ज्यादा अपने आप को ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा तोड़ना, है ना? और ज्यादा ओवरलैप कर लिया, ऐसे पकड़ लिया लिटरली, ठीक है, अब ज्यादा पकड़ मजबूत रहेगी तुम्हारी, देयरफॉर और ज्यादा मुश्किल होगा। सो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप that is present between the two atoms allows it to become stronger। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी तुम्हारी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू कर देती है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, ऑफ कोर्स जितना ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, हाँ, एक सिंगल बॉन्ड अगर मौजूद है उसको हम लोग बॉन्ड ऑर्डर 1 बोलेंगे, दो बॉन्ड मौजूद है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलेंगे, तीन बॉन्ड्स मौजूद है तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग 3 बोलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, now, in case of odd electron molecules, the 3 electrons bonded are considered as equivalent to half a covalent bond. Thus, the bond order can be a fraction also. ठीक है, that is for example तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर because of having a, क्या यहाँ पे देखो, ये जो 3 दिख रहा है, odd electron molecule बन गया ये, it became an odd electron molecule with these 3 electrons। इसके कारण क्या हो रहा है, what is happening? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, दो तो बीच में थे ही, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के कारण तुम्हारा 2.5 हो गया। ठीक है, ऑलरेडी दो बॉन्ड थे तुम्हारे पास तो 2 मिल गया था, मगर क्योंकि यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है उसका आधा भी जोड़ के तुम्हारा 1/2 बन गया। सो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस द बॉन्ड ऑर्डर मे बी आइडेंटिकल, फॉर एग्जांपल F2O2 माइनस हैव बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, N2O2 माइनस जो होता है, F2 और O2 माइनस आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्यों है, दोनों के जो आउटर शेल्स है वो भरे हुए हैं। ऑक्सीजन ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड विथ द अदर ऑक्सीजन, उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स उठाए हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स उसने बाहर से उठा दिए, जिसके कारण दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सो O2 2 माइनस बन गया तुम्हारे पास। ठीक है, आर यू एबल टू पिक्चर दिस? यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, और इसने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उठा दिया, इसने भी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उठा दिया, इसके कारण दोनों के ऊपर माइनस माइनस चार्ज आया, ओवरऑल चार्ज 2 माइनस। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। क्यों? फ्लोरीन का तो 1 होगा ही, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है दो फ्लोरीन के बीच में, मगर ऑक्सीजन का यहाँ पे हम लोगों ने 1 कर दिया क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है। समझ में आ गया? नाउ आरव मत करो। Now, N2CO and NO plus have a bond order of 3। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, दो नाइट्रोजन के बीच में तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। अगली, with an increase in bond order, the bond enthalpy increases and the bond length decreases। हम लोगों ने एक समरी की तरह बोल दिया। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा तुम्हारा ओवरलैप बढ़ेगा, जिसके कारण तोड़ना मुश्किल होते जाएगा, तुम्हारी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ता है तुम्हारी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती है, मगर ओवरलैप ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, जिसके कारण यू विल गेट अ वन बेसिकली द बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज इनवर्सली। ठीक है, नाउ
पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, डाइपोल मूवमेंट होता क्या है समझने की कोशिश करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। No bond or a compound is either entirely covalent or entirely ionic. Dipole moment is a measure of the degree of polarity and is defined as the product of the magnitude of charge and the distance between the centers of the positive and the negative charge. ठीक है, now यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ क्लोरीन, और हाइड्रोजन तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इस केस के अंदर, मगर तुम्हारा क्लोरीन जो है इट इज मोर सेल्फिश देन हाइड्रोजन, जिसके कारण क्या होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़े बहुत अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड मगर डिफरेंट पोलैरिटी में चार्ज मिल जाता है। एक को प्लस स्मॉल डेल्टा मिलता है, हाइड्रोजन को प्लस स्मॉल डेल्टा मिलता है, क्लोरीन को माइनस स्मॉल डेल्टा देखने को मिलता है, प्लस स्मॉल डेल्टा एंड माइनस स्मॉल डेल्टा, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों को मिल चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, एक पोलैरिटी क्रिएट हो गई। नाउ दो अलग अलग चार्जेस है, दो अलग अलग चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी एक चार्ज उठा लो, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अगर एक को प्लस 0.5 मिला है, दूसरे को माइनस 0.5 मिला है, एक को प्लस 0.2 मिला है तो दूसरे को माइनस 0.2 मिला है, होल नंबर्स में नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत घिसका है बस तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, नाउ दो पार्शियल चार्जेस है तुम्हारे पास, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, कोई भी एक पार्शियल चार्ज उठा लो और उसको उस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट द डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा तुम्हें। नाउ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होता है तुम्हारा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, कोई भी एक चार्ज को उठा लो, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज लगा है उसको उठा लो, क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज लगा है उसको उठा लो, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ऐड कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द बॉन्ड सॉरी पोलर डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, नाउ डाइपोल मूवमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है डिवाइस या फिर डेबीज, जो भी तुम बोलना चाह रहे हो, इट इज फाइन। ठीक है, नाउ डी, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। वन डिबाई इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलुम सेकेंड के बराबर, कूलुम मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे जो सी एम जो है छोटा करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। कूलुम को कैपिटल लेटर में लिखना होता है, एम को स्मॉल में लिखना होता है, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना, यहाँ पे आता है। नाउ वन डिबाई इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलुम मीटर, मगर अगर इसको हम लोगों ने छोटा कर दिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने ईएसयू में चाहिए कूलुम सेंटीमीटर और स्टैट कूलुम जिसको बोला जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, वन डिबाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 ईएसयू, ईएसयू को ही हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलुम। समझ में आ गया। नेक्स्ट, हियर ईएसयू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट stat centimeter stat coulomb centimeter is the stat coulomb centimeter. Now it is a vector quantity and it is represented by the crossed arrow plus to this pointing towards the more electronegative atom. तो यहाँ पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, इस इलाके में होगा। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा एक एरो देखने को मिलेगा। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के साथ जो शेयर कर रहा था वो किसके पास गया है, फ्लोरीन के पास गया है। सो ये एरो जो होता है हमेशा किसको दिखाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है, नाउ the dipole moment in the case of diatomic molecules. Now in diatomic polar molecules, non-polar molecules के अंदर dipole moment जीरो होता है क्योंकि बीच में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, in the middle, so dipole moment in the case of diatomic molecules. In diatomic polar molecules, the dipole moment of the molecule is equal to the dipole moment of the polar bond.
The dipole moment of HCl molecule is the same as that of the H and the Cl bond. क्योंकि एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड के अंदर एक ही पोलैरिटी है, तो एक ही पोलैरिटी के अंदर एक ही डाइपोल मोमेंट होगा तुम्हारे पास. The degree of polarity of such a molecule is also affected by the magnitude of electronegativity difference. Greater the difference in the electronegativity and the electropositivity of the combining atoms, उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, dipole moment भी बढ़ेगा. ठीक है. Now, the greater will be the charge separation and hence greater will be the polarity of the molecule. ठीक है. जितना ज्यादा तुम्हारे पास ये है, उतना ज्यादा तुम्हारी polarity बढ़ती रहेगी. Dipole moment of polyatomic molecules in polyatomic molecules, the dipole moment not only depends upon the dipole moment of individual bonds but also upon the spatial arrangement of various bonds present in the molecule. For example, यहाँ पे देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन यहां की तरफ खींचेगा, दूसरा वाला अपना डायरेक्शन यहां की तरफ खींचेगा. सो दोनों के दोनों अपना एक पोलैरिटी रख रहे हैं, मगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं. सो इंडिविजुअली देखा जाए तो जो मॉलिक्यूल है, सॉरी बॉन्ड है, पोलर है. बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट देखने को मिल रहा है, मगर अगर एक मॉलिक्यूल की तरह देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल की तरह देखोगे, देन व्हाट हैपेंस, डाइपोल मोमेंट तुम्हारा जीरो हो जाता है. समझ में आ गया. सो फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखो यहां पे H और Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो तुम्हारी पोलैरिटी है इस तरफ जाएगी. ठीक है. एक ही बॉन्ड है, तो जो पोलैरिटी तुम्हारे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बनती है वही तुम्हारी डाइपोल मोमेंट कहलाती है. मगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स हैविंग मल्टीपल डाइपोल मोमेंट्स, हमें वेक्टर का इस्तेमाल करके रिजल्टेंट निकालना पड़ता है. वेक्टर का इस्तेमाल करके वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट डाइपोल. नाउ यहां पे फिर से सुनो, the greater the difference in the electronegativities of the combining atoms, greater will be the charge separation and hence greater will be the polarity of the molecule. ठीक है. dipole moment of polyatomic molecules, in polyatomic molecules, एक second. So not only depends upon the dipole moment of individual bonds but also upon the spatial arrangement of various bonds present in the molecule. Now यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को तो तुमने देख लिया, अब यहाँ पे H2O का देखो, ऑक्सीजन बीच में है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है. नाउ अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यू आर हैविंग दिस रिजल्टेंट पोलैरिटी ऊपर की तरफ जा रही है. वेक्टर, तुम्हारे केमिस्ट्री में भी वेक्टर लगता है. ठीक है. In such molecules, the net dipole moment. In such molecules, the net dipole moment is the vector sum of the dipole moment of various bonds. Again, in the case of symmetrical tetrahedral and polyatomic molecules like boron trifluoride, यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा. क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है, दे आर एंडिंग अप बीइंग कैंसल्ड आउट. देयरफॉर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. लीनियर पेयर, ठीक है, तुम्हारा जो लीनियर होता है स्ट्रक्चर, इसमें भी क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है. इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल, दिस इज एन इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल में भी क्या होता है, सभी के सभी डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. देयरफॉर ये भी तुम्हारा डाइपोल मोमेंट जीरो कर देता है. So tetra polyatomic molecules like boron trifluoride, मीथेन तुम्हारा टेट्राहेड्रल होता है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी टेट्राहेड्रल होता है. द मॉलिक्यूलर बॉन्ड मूवमेंट इज फाउंड टू बी zero. However, if all the bonds are not identical, the molecule may have an net dipole moment. For example, CHCl3, ठीक है, is also a tetrahedral.
हर एक टेट्राहेड्रल का डाइपोल मोमेंट जीरो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हर एक डाइपोल मोमेंट तुम्हारा टेट्राहेड्रल का जीरो होना जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे एक एटम अलग होने के कारण, क्योंकि तुम्हारा एक एटम अलग हो जा रहा है, दो एटम अलग हो जा रहे हैं, नेट डाइपोल तुम्हारा कैंसिल होने के बजाय ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो बट हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.04 डायोप्टर, सॉरी डायोप्टर बोल रहा हूं, तुम्हारा डायोप्टर ही होता है ना, डिवाइस, सॉरी डिवाइस के बराबर होता है। डायोप्टर किसका पावर ये होता है, लेंस का, हाँ, डिवाइस। Lone pair of electrons also possess some dipole moment, and thus its magnitude and direction also reflects the net dipole moment of the molecule, ठीक है। ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट ये भी तुम्हारा दिखाता है। अगेन NH3 and NF3, nitrogen trifluoride, both are trigonal pyramidal structure, ठीक है। Now with one lone pair of electron, but the dipole moment of NH3 is greater than NF3, क्यों? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा NH3 लिटरली लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे एक बलून हो गया जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। नाउ यहाँ पे तुम्हारा डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव के डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव के डायरेक्शन में तुम्हारा जा रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव के डायरेक्शन में। सो नीचे से डाइपोल मोमेंट तुम्हारा आके ऊपर की तरफ जा रहा है, सो ऊपर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट ओवरऑल ऐड हो रहा है, हाँ कि ना। मगर यही चीज अगर मैं NF3 का बनाने की कोशिश करूं तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये एक मेरा, अगेन आई हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एडअप कोई नहीं हो रहा है, देयरफॉर इसका जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट ऐड होते जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर तरफ से तुम खींच रहे हो, ऐसे 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 करके तुम्हारा खींच रहे हो, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट तुम्हारा कम हो जाता है। Did you understand this? Now, NH3 and NF3 जो होते हैं तुम्हारे, both are trigonal pyramidal molecules with one lone pair of electron, but the dipole moment of NH3 is greater than that of NF3. This is because in the case of NH3, the orbital dipole of lone pair is in the same direction as the resultant dipole moment of the NH bonds. Whereas in NF3, same direction में है, NH bonds तुम्हारे इसलिए ऊपर जा रहा है, मगर NF3 के अंदर क्या हो रहा है, सब कोई अलग अलग डायरेक्शन, द ऑपोजिट डायरेक्शन possesses the resultant dipole moment of NF3. The orbital dipole, because of the lone pair, reduces the effect of the resultant NF bond, which results in a lower dipole moment. एक कमजोर डाइपोल मोमेंट तुम्हारा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। नाउ यहाँ पे अलग अलग तुम्हारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, अलग अलग डाइपोल मोमेंट तुम्हें दे रखा हुआ है, ये तुम समझ सकते हो, ठीक है। इजी है ये, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास H2 मॉलिक्यूल देखो, हाँ H2 मॉलिक्यूल क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन बीच में रहने के कारण तुम्हारा डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। CO2 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है, क्योंकि खिंचाव इस तरफ से भी इस तरफ से भी सेम है, देयरफॉर अगेन डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। CH4 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों है, टेट्राहेड्रल शेप का होने के कारण। CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्यों है, जीरो क्यों है, अगेन टेट्राहेड्रल होने के कारण, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे एक CH4 का दिखा देता हूं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारे पास हाइड्रोजन, 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 और हाइड्रोजन, ऐसा, ठीक है। यू आर हैविंग all the dipole moments to cancel each other out.
You are making sure that every single dipole moment is canceling each other out. Therefore tetrahedral structure के अंदर तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा अगर सभी के सभी एटम्स सेम है तो। मगर एक एटम को चेंज कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन की तरह इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो और इसको चेंज कर दो, तुम्हारा क्लोरीन डाल दो, क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, 1.04 मिल जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे डजंट मैटर तुम्हारा ओरिएंटेशन कैसा है, टेट्राहेड्रल हमेशा क्या करता है, सेम स्ट्रक्चर बनाता है। कोई भी ओरिएंटेशन रख दो, इट विल ऑलवेज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर वाला स्पेशल है, ऐसा नहीं, कोई तो कुछ नहीं। हाँ एरो चेंज हो जाएगा, टाइप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेना तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द आयनिक कैरेक्टर इन अ मॉलिक्यूल। तो आयनिक कैरेक्टर तुम्हारा डाइपोल मोमेंट बताता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 100% इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास दो अलग अलग डाइपोल मोमेंट तुम कैलकुलेट करने वाले हो। एक है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, तुम एक मॉलिक्यूल को देख रहे हो, हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐसे देख रहे हो, ठीक है। यू आर जस्ट लुकिंग एट हाइड्रोजन क्लोराइड और उसके अंदर क्या हो रहा है, जो डाइपोल तुम्हारा क्रिएट हो रहा है, उसके जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है तुम नोटिस कर रहे हो, ठीक है। तुमने वो चीज नोटिस कर ली। नाउ अब तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड के बजाय एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे ही देने दो क्लोराइड को, भी एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो मगर उस वाले डाइपोल मोमेंट में क्या हो जाएगा, 100% आयनिक कैरेक्टर आएगा। पहले केस में क्या हो रहा था, नॉर्मल केस में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन शेयर करते हैं, मगर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है अपनी तरफ खींच के रखता है। मगर दूसरे के केस में क्या कर रहे हो, हाँ तुम दे ही दे रहे हो, तुम बोल रहे हो कि कैलकुलेट करते वक्त अगर ये देना 100% आयनिक है और शेयर करना जो ऑब्जर्व्ड है वो है, तो हाँ कितना आयनिक कैरेक्टर मौजूद है। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जर्व्ड और तुम्हारा कैलकुलेटेड के बीच में ज्यादा फर्क ना हो, तो क्या तुम्हारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा। अगर ज्यादा फर्क ना हो तो बड़ा नंबर होगा, 80, 85, 90 के आसपास होगा। मगर अगर तुम्हारा ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट और 100% आयनिक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट के बीच में बड़ा डिफरेंस है, 100% आयनिक विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर, ठीक है। मगर अगर इसकी वैल्यू अगर जैसे 20 हो गई या फिर 2-3 हो गई, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तुम्हारा परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इट विल बी मोर कोवेलेंट एंड लेस आयनिक। सो परसेंटेज कोवेलेंट, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल पता है तुम्हारा क्या है, हमारा पेट्रोल आजकल, तुम लोगों ने सुना होगा एथेनॉल, बेसिकली E20 पेट्रोल होता है हमारा, जहां पे 80% जो होता है नॉर्मल पेट्रोल लगता है, 20% जो होता है तुम्हारा एथेनॉल लगता है। मगर यहाँ पे तुम्हारा एथेनॉल परसेंटेज कितना है, 20%, ठीक है। तुम्हारा 100% एथेनॉल क्या हो जाता, पेट्रोल की कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई यही ना हो। 50% एथेनॉल का मतलब क्या होता, 50% ये 50% ये। उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा, तुमने क्या किया, ऑब्जर्व किया तुमने एक बॉन्ड को ऑब्जर्व करके उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद तुम्हारा उस बॉन्ड को एज्यूम किया कि ये एक आयनिक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ने इसको ट्रांसफर किया है, लेंथ तुम्हारा बिल्कुल बराबर है, उसी के बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है क्या ये वाला टॉपिक, अरे हाँ यहाँ पे फोकस करो आ रहा प्लीज। देखो अगर हमारे पास ये ए और ये बी है, दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बी के पास अगर ज्यादा है, तो तुम्हारा क्या होगा, एक पोलैरिटी क्रिएट होगी इस ए बी के अंदर। समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू सी ए पोलैरिटी। मगर अगर तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली ए ट्रांसफर कर दे रहा है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। पहले कितना हो रहा था, प्लस डेल्टा चार्ज ही जा रहा था, है ना। जब तुम्हारा थोड़ा बहुत इस तरफ चला गया, कम चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस था। मगर जब तुमने पूरी की पूरी ट्रांसफर ही कर दिया है, तब क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज 100% आयनिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन को तुमने ट्रांसफर ही कर दिया तो दोनों के पास कितना है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ था, जस्ट तुम्हारा लोन पेयर जो है बी के पास गया था। ये था डेल्टा पॉजिटिव, ये था तुम्हारा डेल्टा नेगेटिव। समझ में आ गया? ठीक है। सो डाउट हो पूछो, और अब क्या बोलते हैं, मौन कुत्ते की तरह बैठे मत रहो। समझ में आ गया? अगला, the percentage of ionic character in certain bond A and B is 54.76%. तो ionic character हमें दे रखा हुआ है and the bond length AB is 246 angstrom दे रखा हुआ है। Now, what is the dipole moment of AB molecule? Dipole moment क्या हो सकता है, तुमसे वो पूछ रहा है। हमें पता है यहाँ पे 100% ionic character में क्या मिलेगा हमें, हमें bond length दे रखा हुआ है। See, look at this. We know the bond length to be what? 246 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, 246 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर है। डाइपोल मूवमेंट जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है। नाउ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक बॉन्ड बना। यहां पे कितना बॉन्ड दिखाया हुआ है, एक ही बॉन्ड दिखाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक बॉन्ड बना। सो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 246 एंगस्ट्रॉम्स इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 multiplied by 246 multiplied by 10 to the power minus 10। एंगस्ट्रॉम 10 to the power minus 10 होता है, तो तुम्हें क्या मिला, दिस इज 3.94 into 10 to the power minus 27। दिस इज व्हाट हमारा ये जो फॉर्मूला है 100%, ये क्या, ये जो मैंने निकाला है क्या ये है क्या, नहीं, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू 100% आयनिक। ठीक है। नाउ ऑब्जर्व हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दे रखा हुआ है कितना, 54.76 दे रखा हुआ है। 54.76 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू अगर कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? 54.76 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 100% आयनिक करोगे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल जाएगी। दिस विल बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। समझ में आ रहा है? नाउ यहां पे तुम्हारे पास क्या देख, व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम दिस, यहां पे तुम्हें देखने को मिला कि कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता है। हाँ, अगर दो अनइक्वल लोगों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सो कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट 100% कोवेलेंट, इट हैज सम अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर मौजूद रहता है। समझ में आ गया? नाउ ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे करते हैं। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन 100% आयनिक डाइपोल मोमेंट इनटू 100। ठीक है, 100% आयनिक में क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, कितने बॉन्ड बने, एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गया, दो बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन गए, तीन बॉन्ड है तो तीन इलेक्ट्रॉन तुम्हारे गए। ठीक है। सो चार्ज इनटू तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, 246। डाइपोल मोमेंट ये तुम्हारा इसमें भी आने वाला है। ठीक है, फिजिक्स में भी तुम्हें एक बहुत बड़ा टॉपिक निकल के आता है डाइपोल मोमेंट, तो समझ लो इसको। सो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। डाइपोल बोलते किसे पता है, हाँ, अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है तुम्हारे पास मौजूद है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ डाइपोल। यहां पे एक कुलुम्ब पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक कुलुम्ब नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। सो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 कुलुम्ब मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, तो 1 डिबाई के बराबर हो गया। समझ में आ गया? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज अ डाइपोल। डाइपोल दो पोल। ठीक है, कंडीशन है, हाँ, दिस इज द कंडीशन। एक डाइपोल बनना है तो दो अलग अलग चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर शुड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, बस खत्म। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा डाइपोल बोलते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है तुम्हारा फहा ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। जिस तरह से आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में हो सकता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फहान्स रूल। ठीक है, फहान्स रूल, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्योरली आयनिक or a covalent bond in an ideal situation, just as all the covalent bonds have some partial ionic character, the ionic bonds also have some partial covalent character. This partial covalent character of ionic bond was discussed by Fahan in terms of the following rules called the Fahan's rule. Now सबसे पहला चीज क्या होता है, small size of the cation. The small cation, because of their high electron density, tend to distort or polarize the electron cloud of the anion to a great extent. ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। The small cation, याद रखो, small cation because of their high electron density. High electron density मतलब क्या? क्योंकि कम स्पेस है। ठीक है, देखो, इट्स लाइक दिस, एक फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली, एक मम्मी, एक पापा, दो बच्चे। ठीक है, एक कुत्ता, ये एक फैमिली हो गई। नाउ इसमें क्या होता है, तुम्हारा एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं। 1 बेडरूम अपार्टमेंट मतलब क्या बोलते हैं, लिटरली एक ही रूम है, उसी रूम में तुम्हारा किचन भी है, वहीं पे तुम्हारा क्या बोलते हैं सब कुछ है। क्रैम्प्ड फील करेंगे? हाँ, अब मगर यही फैमिली, यही चार इलेक्ट्रॉन और एक, यही चार लोग और एक कुत्ता अगर क्या बोलते हैं 3 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं, क्या वो लोग क्रैम्प फील करेंगे? स्पेस रहेगा। ठीक है, यही चीज हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलता है छोटे छोटे कैटायंस के पास, स्पेशली सेकेंड पीरियड के कैटायंस। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये सभी के सभी तुम्हारे क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मॉल एटम्स। सेकेंड पीरियड में लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे, उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, नाउ the small cations, because of their high density, electron density, tend to distort, that is हिला देते हैं, और polarize the electron cloud of the anion to a great extent. ठीक है, अपने जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Hence, the compound containing small cations will have more covalent nature. ठीक है, वो क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शनलिटी निकलने देखने को मिलता है। ठीक है, नॉन पोलर जो बॉन्ड्स जो होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, दे आर व्हाट, दे आर नॉन डायरेक्शनल। मगर यहां पे तुम क्या कर रहे हो, तुम डिस्टॉर्शन क्रिएट कर चुके हो। हेंस the compounds containing small cations will have more covalent character. For example, lithium chloride is more covalent than sodium chloride and potassium chloride. क्यों? क्योंकि लिथियम क्लोराइड तुम्हारा क्या है, एक छोटा कैटायन निकल के आ रहा है। छोटा कैटायन होने के कारण lithium chloride, even though it belongs to the alkali metals periodic table, it is what? It is a covalent bond. अगला, large size of the anion. Larger the anion, greater is its polarizability. ठीक है, जितना ज्यादा तुम्हारा बड़ा एनायन होगा, उतने आसानी से तुम उसको पोलराइज कर सकते हो। सो ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट नेचर इन द बॉन्ड। ठीक है, बड़ा एनायन, एक छोटा क्या बोलते हैं तुम्हारा एक लिथियम जैसे, एक इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड। तो लिथियम आयोडाइड जो है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होगा आयोडीन के कारण। देयरफॉर व्हाट विल हैपन, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम रहेगा। the covalent character will be maximum. लिथियम ब्रोमाइड का थोड़ा कम हो जाएगा, लिथियम तुम्हारा क्लोराइड का और कम हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड का सबसे कम रहेगा। सो छोटा कैटायन होना चाहिए, बड़ा एनायन होना चाहिए फॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर टू अपीयर। छोटा कैटायन और बड़ा एनायन, छोटा कैटायन और बड़ा एनायन होना चाहिए तुम्हारे पास। High charge on the cations or anions. Higher the charge on the cation, greater is its polarizing power, because the cation attracts the electron cloud of the anion more easily and strongly. Hence, the covalent character increases. That's why the covalent character of chlorides, like the order of sodium plus NaCl minus, इनका क्या होता है, कम होता है। मगर जितना ज्यादा चार्ज तुम्हारा बढ़ते जाएगा,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 3+ तुम्हारे पास है, तो इसके पास क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल NaCl एक एक चार्ज है दोनों में, ZnO दो दो चार्ज है दोनों में, तो इसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। अगला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। In case of two cations having the same size and charge, the one with the pseudo noble gas configuration with 18 electrons in its outermost shell has a greater polarizing power as compared to the other with a noble gas configuration with 8 electrons in its outermost shell. ठीक है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे मौजूद है, वो ज्यादा आसानी से पोलराइज हो सकता है कंपेयर टू दैट ऑफ 8। ठीक है, तो यहां पे फिर से मैं बता रहा हूं, इन द केस ऑफ टू कैटायंस हैविंग द सेम साइज and the charges, the one with the pseudo noble gas configuration with 18 electrons in its outermost shell has greater polarizing power as compared to the other with the noble gas configuration that is 8 electron in its outermost shell। बहुत सारे एलिमेंट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे जिनके आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम्हारे पास है, दिस इज नोन एज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। दैट मींस अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट को भी याद रखना। कंक्लूजन, छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, हायर चार्ज ऑन कैटायन एनायन, हाँ, कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो ये चारों के चारों तुम्हारे क्या है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फहान्स रूल। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर नॉट क्या पॉइंट्स अंडर फहान्स रूल। तो अगर तुमसे बोला जाए एक्सप्लेन द पॉइंट्स दैट आर, एक्सप्लेन फहान्स रूल अगर बोला जाए, तो फहान्स रूल हमें क्या बताता है, आयनिक बॉन्ड्स के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, यही बता रहा है वो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इस तरह से हमारा टॉपिक 1 जो है वो खत्म हो चुका है। तो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास को समाप्त नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। वेस्पर थ्योरी को मैं एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, सो अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय।